पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदरणीय निवेदिता दीदी, श्रद्धेय सिद्ध भाऊ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी चतुर्वेदी, अपने प्रांत संचालक और इस शिविर के शिविराधिकारी, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, विजय निवेदिता दीदी ने उस दिन कहा था जब दो लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, एक नीचे है दूसरा ऊपर है, छाती पर बैठ गया, लेकिन इसका मतलब वो विजयी हो गया ऐसा थोड़ी है। विजयी तो कब होगा? जब दूसरा हार मान जाए, और हमने हार मानी नहीं है, इस बात के लिए वो उदाहरण दिया था। वैसे भारत माता जगत गुरु कब बनेगी? जब हम कहेंगे तब। हम तो कहेंगे ही, है ना, हमको तो हमारी मां है, सुंदर तो दिखेगी। जब जगत कहेगा, जब दुनिया कहेगी कि भैया ये है। आज हमको बताया सुबह कि सारे दुनिया के विद्वान कहते हैं कि यही तरीका है, यही जीवन जीने की पद्धति है, इसी से समझ में आएगी। विज्ञान की पहेली भी इससे समझ में आएगी। जहां जाकर के विज्ञान के सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है, अरे इधर आओ, ये बताएगा, ये एकात्मता समझो, ये अखंड मंडल जो है ना, इस अखंड मंडल को समझो, यही विज्ञान को भी समझाएगा। दुनिया कहेगी तो भारत माता जगत गुरु होगी। लेकिन जगत गुरु होने का मतलब क्या? केवल जगत गुरु होने से केवल आध्यात्मिक और योग और इस मामले में सारी दुनिया हमारा कहना मानने लगे तो जगत गुरु हो गए क्या? किसका गुरु को किसका मार्गदर्शन, किस बात का की शिक्षा देनी है, क्या क्या बताना है, क्या बताने के लिए भारत का जन्म हुआ? ऋषियों की तपस्या के द्वारा इस राष्ट्र का आविर्भाव हुआ। ऋषियों की तपस्या से इस राष्ट्र ने बल, ओज, तेज सब कुछ पाया, सामर्थ्य पाया। किस तपस्या के लिए? किस बात के लिए यह तपस्या? किस बात के लिए? क्या देना है दुनिया को? क्या संदेश है? क्या नियति है? उस दिन अपन विचार कर रहे थे परसों। तो अध्यात्म की विद्या तो देनी है, धर्म का ज्ञान तो देना ही है। लेकिन हमारे यहां धर्म का अर्थ ही है, दो चार प्रश्न आए हैं, क्या धार्मिक होना जरूरी है? क्या धर्म को मानना जरूरी है? क्या भारत में धर्म का अर्थ ही बड़ा मस्त है, बहुत विस्तारित अर्थ है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, आप किस ईश्वर की पूजा करते हो ये अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ है जीवन कैसे जीना, जीवन जीने की वैज्ञानिक विधि, जीवन जीने की आनंददायी विधि, जीवन जीने की सार्थक विधि, जीवन जीने की उद्देश्यपूर्ण विधि, इसको कहते धर्म। धर्म का पालन करना मतलब क्या? जीवन को जैसे जीना चाहिए वैसे जीना, यानी धर्म का पालन करना। इसलिए लाइनें बनाते समय सीधी लाइनें तो बना दी, वो तो गण प्रमुख सामने खड़ा हो गया, लेकिन तति को तो देखा नहीं। इसको कहते पंक्ति और इसको कहते तति, आड़े में जो होती है वो तति। तति को तो देखा नहीं, उसकी समता है कि नहीं है, कोई आगे बैठा है कोई पीछे बैठा है। जैसा बैठना चाहिए
वैसे बैठे नहीं है, इसका मतलब बैठने के धर्म का पालन नहीं हो रहा। रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, बैठने के धर्म का पालन। जीवन में अनुशासन होना ही धर्म है। अनुशासन नहीं होगा तो धर्म नहीं है। जाते समय धक्का दे दिया, धर्म नहीं है। पानी पीने के लिए पहुंचे, पानी के वहां नल पर हाथ धोने के लिए पहुंचे, अरे पहले मैं तू हट। अरे मेरे को जाने दे। कहां जाएगा भैया, अगला टाइम होगा तभी तो जाना पड़ेगा। सारे गणों को साथ में ही जाना है, धक्का काहे दे रहे हो। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ट्रेन से उतरते समय एक ही स्टेशन पर उतरने वाले सारे एक दूसरे को धक्का क्यों देते हैं? चढ़ते समय भी पहले चढ़ेगा तो पहले पहुंच जाएगा क्या जबलपुर? धर्म नहीं है, यात्री का धर्म नहीं है, ट्रेन में चढ़ने का धर्म नहीं है। जीवन कैसे जीना, इसलिए धर्म क्या है? बहुत सरल सी बात है। पहले तुम, पहले आप, चलो आप कर लो। अपने आप को नकार करके दूसरे को महत्व देना, मैं नहीं तू ही। तो भारत को, विश्व को इस जीवन पद्धति को, मानवता की जीवन पद्धति को सिखाना है। एक मां के पेट से जन्म लिए हुए 4 कुत्ते के पिल्ले, एक कुतिया के पेट से जन्म लिया है ना। भाई भाई हुए कि नहीं आपस में? हुए कि नहीं हुए बताओ? उन 4 के बीच में एक रोटी का टुकड़ा डालो, क्या होगा? नहीं आप लो भाई साहब, आप बड़े हो। 4 टुकड़े तोड़ लेते हैं, एक टुकड़ा आप ले लो। नहीं वो आप ले लो। करेंगे क्या? कैसे करेंगे? जैसे शादी की दावत में आप करते हो। करते हो कि नहीं? वो कौन सा होता है वो भोजन? गिद्ध भोजन। गिद्धों जैसा वो, खास करके वो तंदूर वगैरह लगाओ ना, फिर मजा आता है। दूर से खड़े होकर के देखो, पता ही नहीं चलता ये 2 पैरों वाले क्या जानवर आ गए यहां पर। वो तंदूर वाले भी चिल्लाए, मैं कब से थाली लेकर के खड़ा हूं, तुम उसी को दिए जा रहे हो। आनंद मनाए आए हो, क्या कर। मानव का धर्म है क्या? मानव का धर्म है क्या? अरे बोलो, है क्या? फिर क्यों करते हो? आपको पता था ये पूछूंगा, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे थे। रीढ़ की हड्डी ढीली होती है तो मानवता भी चली जाती है। मनुष्य के अलावा कोई रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकता। दुनिया में कोई प्राणी नहीं है जो रीढ़ की हड्डी सीधी कर सके मनुष्य के अलावा। ईश्वर की सृष्टि में एक मनुष्य को ही यह वरदान दिया है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रख सके, और वही अपन ने पंक्चर कर ली तो कहां से मानवता आएगी? विश्व को मानवता की शिक्षा देने का दायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आप भारत माता की जय कहते हो, क्योंकि आप भारत माता को मां मानते हो, इसलिए विश्व को मानवता की शिक्षा देने का दायित्व आपके ऊपर है। और कैसे दोगे? भाषणों से। भाषणों से कोई नहीं सीखा। सीखते तो अभी तक 4-5 तो हो गए, आप तो सीख ही जाते हैं अभी तक। आचरण से सीखता है। आचार्य प्रभवो धर्म, आचार प्रभवो धर्म। आचार्य कौन है? जो आचरण से। धर्म किस में होगा? आचरण में धर्म होगा। आप सोचोगे विषय तो ऊपर कुछ अर्थ क्रांति का लिखा है और आपने धर्म पे प्रवचन शुरू कर दिया। हमारे यहां पुरुषार्थ 4 माने गए, धर्म, अर्थ। अरे वाह, बढ़िया रटे हुए हैं। आज की शिक्षा पद्धति की ये बढ़िया देन है, रटने में सब एक्सपर्ट है। क्या करते? घोटा मारना, रट्टाफिकेशन। अरे गजब, शब्द बदलते जाते हैं। हम जब पढ़ते थे तब घोटा मारना कहते थे।
लगातार वही वही। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमको बताया पुरुषार्थ 4 है जीवन में। अर्थ और काम को धर्म पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ नहीं तो वह निरर्थक है। यदि अर्थ मतलब अर्जन करना, पैदा करना, उत्पन्न करना, उत्पादन करना, समृद्धि को बनाना, वित्त को बनाना, समृद्ध धन को पैदा करना, लक्ष्मी की उपासना, वैभव लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मी की, श्री की उपासना, अर्थ उत्पन्न करना भर भर के। हमारे किसानों ने मेहनत की, इतनी मेहनत की, सारी दुनिया में कोई उत्पादन नहीं कर सकता ऐसा उत्पादन भारत ने करके दिखाया। हजारों वर्ष अभी भी करते, अभी भी हमारे भंडार भरे हुए। हमारी नीतियों के कारण महंगाई हो गई, वो अलग बात है, उस विषय पर आएंगे अपन। अपना आज का वही विषय, उत्पादन करना। लेकिन कैसे करना? धर्म से, जानवरों की तरह नहीं, छीना झपटी करके नहीं। खूब प्रॉफिट लो, खूब अच्छे से लाभ कमाओ, खूब, हमारे यहां वैश्यों को कहा खूब कमाओ। कैसे? धर्म से। और फिर कमा करके खुद के पास ही मत रखो, दो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दो। ये वेदों ने संदेश दिया। खूब कमाओ। हमने गरीबी की उपासना नहीं की। दरिद्र देवो भव तो स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने मात्र 150 वर्षों में इस देश के बहुत बड़ी आबादी को कंगाल कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में अकाल नहीं आता था। 150 वर्षों में इस देश में दरिद्रता फैला दी, इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले दरिद्रता नहीं थी, इसलिए दरिद्र देवो भव कहना पड़ा। हमारे वेदों में नहीं कहा है दरिद्र देवो भव, वहां तो लक्ष्मी की उपासना है। श्री सूक्त में कहते हैं, जिस राष्ट्र में मैं पैदा हुआ उस राष्ट्र में अलक्ष्मी मां भवेत कभी नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्र भरपूर हो, खूब। इसलिए दूध की नदियां बहती थी कहते थे। क्या मतलब? सबको भरपूर मिलता था, खूब तृप्त थे। अन्न का, वैद्य का और घर का पैसा नहीं लेते थे, कोई प्रतिफल नहीं। अन्न को फ्री में, मुफ्त में किसान पैदा किस लिए करता था? बांटने के लिए। सब खाओ, अन्नदाता। इसके वो भी कभी भूखा नहीं रहता था, कभी आत्महत्या नहीं करनी पड़ती थी, किसी को नहीं करनी पड़ती थी। लक्ष्मी की हमने उपासना की सारी दुनिया में। और कैसे की? उत्कृष्टता की उपासना के द्वारा की। हमारे यहां कलाकारों ने ऐसे उत्पन्न किया, ऐसे उत्पादन किया। सारे लोग, आज सुबह मलमल, ढाका के मलमल की बात हो रही थी। ढाका के मलमल ही नहीं, सब बनारसी साड़ी देख लो, कांजीवरम सिल्क देख लो, यहां अपने चंदेरी का देख लो। सारी दुनिया आंखें फाड़ फाड़ करके देखती है। और प्रत्येक का हुनर देखो, अलग अलग तरीके से, एक जैसा डिजाइन दूसरा नहीं, नया कुछ करेंगे। बीकानेर में वो कालीन बनाते हैं, वहां के बच्चों को सिखाया जाता है, वो यदि बाप जैसा डिजाइन बना दे तो उसको बाप एकदम, है तूने कॉपी कर दिया, वैसे के वैसे बना दिया, कुछ नया बना, कुछ अपना जोड़ उसमें। ऐसी उत्कृष्टता, क्रिएटिविटी के साथ खूब उत्पादन किया हमने सारी दुनिया के सामने। लेकिन कैसे? धर्म पर आधारित। इच्छाओं की पूर्ति करो, कामनाओं की पूर्ति करो। कैसे? धर्म के द्वारा, धर्माधारित, धर्माधिष्ठित। इसलिए हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय को कहा, मनुष्य को जीवन जीने का उद्देश्य क्या? इस पुरुषार्थ को प्राप्त करना, जीवन में धर्म को उतारना और धर्म पर आधारित अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना। यह हमारे जीवन का लक्ष्य। इसको और दूसरे तरीके से बताया, धर्म की और एक परिभाषा की। धर्म क्या है? तो इसको कहा दो प्रकार का जीवन में उत्कर्ष करना है। आगे बढ़ना है ना, अपने को विजय प्राप्त करनी है, तो 2 प्रकार से करनी है विजय। एक का अभ्युदय और दूसरा का निश्रेयस। अभ्युदय और निश्रेयस।
अभ्युदय वो जो आजकल आप जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, 8% जीडीपी बढ़ गया, 9% जीडीपी बढ़ गया, इतनी अमीरी हो गई, इतना सोना हो गया, इतना प्रचुर मात्रा में, इतने बड़े बड़े घर बना दिए, अट्टालिकाएं बनाई, चिकनी चिकनी सड़कें बना दी, बिजली का उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है, सारे जगह पर खुशहाली है, सब कुछ है, समृद्धि है, अभ्युदय। और निःश्रेयस क्या? अंदर से भी उतने ही चरित्रवान, ऊर्जावान, आत्मबल संपन्न, इच्छा शक्ति से संपन्न, ऐसे अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले, केवल स्वार्थ का विचार नहीं करने वाले, अपने विकसित होने वाले स्व का, मैं से हम की ओर जाने वाले, ऐसे चरित्रवान लोग, अभ्युदय और निःश्रेयस। सारा समाज का भी अभ्युदय निःश्रेयस, व्यक्ति का भी अभ्युदय और निःश्रेयस, केवल अभ्युदय का विचार नहीं, निःश्रेयस का। यह दोनों का एक साथ विकास, इसको हमने विकास कहा। अभी आपने विकास के तंत्र पर चर्चा की। जब यह समुत्कर्ष होगा, सम्यक उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना। कैसे ऊपर उठना? केवल अभ्युदय 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 हो रहा है और दूसरी तरफ सब रसातल पे जा रहा है? नहीं, केवल निःश्रेयस 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 हो रहा है। और बाहर गरीबी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत बढ़िया विद्वान पंडित और अपने अंदर के बढ़िया योगी और वो सब नहीं। समुत्कर्ष, सम्यक उत्कर्ष, बैलेंस्ड, यह हमारा आदर्श। यह आदर्श आज विश्व की आवश्यकता है। आज हम यहां पर बैठे 2009 में, अंत में 2010 आने वाला है, सारी दुनिया परेशान है। अब इसे 3-4 महीने पहले यदि किसी को प्रश्न पूछा होता दुनिया का सबसे अमीर देश कौन, तो किसी ने भी खुल के कह दिया होता अमेरिका। आज नहीं कह सकते। अमेरिका को खुद को शंका रहेगा कि नहीं रहेगा। सारी विश्व की अर्थव्यवस्था को जिसने अपने ऊपर लेकर के, हमारे जैसे तुम भी बन जाओ, देखो हमने कितना विकास किया, हमारे मॉडल को फॉलो करो, देखो रशिया भी डूब गया, अब तो हम ही बचे, हमारे जैसे बन जाओ करके सबको कहा कि तुम अपने कानून बदलो, तुम अपने तरीके बदलो, तुम व्यापार का तरीका बदलो, तुम हमारी कंपनियों को बुलाओ, हमारा इन्वेस्टमेंट लो, हमारा पैसा लो, हमारे जैसा विकास करो। उस खुद अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? अपने गांव में कहते हैं ना कि बड़े वो तो बड़ा खानदानी अमीर है, कहते हैं ना, खानदानी अमीर है। और खानदानी अमीर का मतलब क्या? उसने खुद ने भले ही कुछ नहीं किया हो, उसके बाप दादाओं की बहुत संपत्ति है, दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहा है ना, अपने दादा की संपत्ति पे ऐश कर रहा है। ऐसा कहते हैं ना, अमेरिका अपने पोतों की संपत्ति पे ऐश कर रहा है, अपने दूसरी पीढ़ी का खा चुके क्रेडिट कार्ड के भरोसे, अगली 2 पीढ़ियों का कर्जा ले चुके हैं। आई एम नॉट जोकिंग। अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों करोड़ों डॉलर्स का कर्जा है, कर्जे में ही डूब रहा है, बैंक डूब गई, इतना कर्जा बांट दिया कि अब कर्जा वापस ही नहीं आ रहा। कर्जा बांटने से पहले कुछ धरोहर लेते हैं ना, तो कहा कि इस घर के ऊपर हम आपको 2 लाख रुपए कर्जा देंगे, घर 5 लाख का है, तो बैंक ने सोचा चलो कर्जा वापस नहीं किया तो 5 लाख का घर बेच करके 5 लाख तो मिल ही जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया? टारगेट थे कि इस साल में इतने करोड़ के कर्जे बांटने हैं, दूसरे बैंक को भी टारगेट था इतने करोड़ के कर्जे बांटने। उसने क्या किया? उसी कर्जे के ऊपर और एक कर्जा दे दिया। अब 5 लाख और कितने मॉर्गेज पे मॉर्गेज, मॉर्गेज पे मॉर्गेज, एक गिरवी रखे हुए घर को फिर गिरवी रख के फिर कितने 8 मॉर्गेज, मल्टीपल मॉर्गेज करके देते एक घर के ऊपर। 5 लाख के घर के ऊपर 16, 17, 18 लाख का कर्जा बांट दिया। कहां से वापस आएगा? यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। पिछले साल यह पता चला कि ये लेमन ब्रदर्स नाम की इतनी बड़ी बैंक, और ये क्या कर रही है, इतने वर्षों से अपने बैलेंस शीट को और आंकड़ों को बदल बदल के हमने इतने कर्जे बांट दिए, फिर इतने वापस आ गए, इतने चले गए, करते 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 बढ़ा बढ़ा के बैलेंस शीट को, इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, लोगों को दिखाया, शेयर के मार्केट से पैसा लिया, और पता चला अब ऐसी स्थिति हो गई कि ये बैलेंस शीट काम नहीं कर सकती। लेमन ब्रदर्स ने हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे कर्जे हमारी संपत्ति से 3 गुना अधिक हो गए।
100 करोड़ की संपत्ति है तो 300 करोड़ का कर्जा है। लेमन ब्रदर्स ने सरकार को कहा आप मदद करो नहीं तो हम तो डूब गए। जितने लोगों के शेयर लगे थे सब डूब गए। और वो जो साइकिल स्टैंड पे अभी कभी एक आध साइकिल स्टैंड को अपन ने गलती से धक्का लग गया तो क्या होता है, सारी साइकिलें धड़ 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 करते गिरती है ना। वो लेमन ब्रदर्स का धक्का क्या लगा, सारा अमेरिका और यूरोप धाड़ 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 करता हुआ गिरता चला गया। क्रैश क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस, डूबने लगे, लोगों के पैसे डूब गए, लोगों ने खुदकुशियां करने शुरू की, लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई। पिछले महीने में, मात्र पिछले महीने में, ये जो पिछला महीना गया नवंबर महीने में, मात्र नवंबर महीने में अमेरिका में 9 बिलियन 90 लाख लोग बेरोजगार हुए। ये उनके आंकड़े, उनके खुद के आंकड़े, रोज बदलते रहते हैं। डॉलर की कीमत रोज गिर रही है, कल गिर गई, इतने जोर से गिरी कि उनको अपने मार्केट बंद करने पड़े यूरोपियन यूनियन में। यह स्थिति बन गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंधाधुंध बिना संपत्ति को हम पैदा करेंगे। उन्होंने कहा, ये 63-64 में किसी एक वैज्ञानिक, किसी एक अर्थशास्त्री ने सिद्धांत दिया, आई विल क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ नथिंग। ये शब्द है उसके, मैं शून्य में से संपत्ति को उत्पन्न करूंगा। कैसे? ऐसे ही, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। 2 निठल्ले मित्र थे। निठल्ले अक्सर मित्र होते हैं, मैंने ये नहीं कहा मित्र अक्सर निठल्ले होते, पर यहां शिविर में भी होता है ना। मैं किसी कक्ष में अभी गया तो 2 जने खड़े थे। मैंने कहा 2 क्यों खड़े? नहीं, वो मेरा मित्र है ना, उसके कारण मैं भी लेट हो रहा हूं। तो मित्र निठल्ले कर ही देते हैं एक दूसरे। तो 2 निठल्ले मित्र थे, एक चंगू था, एक मंगू। चंगू का भाई मंगू, बहुत सारे हैं चंगू मंगू। एक का पेट दुखता है तो 2 लोग आते हैं डॉक्टर के पास में, भैया इसका पेट दुख रहा है तो इंजेक्शन तेरे को लगा दे। तो चंगू मंगू निठल्ले कुछ नहीं करते थे, और उनकी पत्नियां बड़ी कर्मठ थी, बेचारी काम करती थी, कहीं कहीं पर कुछ जाकर के कमाती थी, घर को चलाती थी, और ये अपने घर में बैठे रहते थे मस्ती से, ताश खेलना, बीड़ी पीना, और कोई काम ही नहीं। दोनों आपस में दिन भर मैत्री निभाते थे, है कि नहीं? बढ़िया टीवी देख रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। हमने यहां भी कुछ लोग बैठे, उनको शाम के समय कल वो दिखा रहे थे ना, मुंबई की गोली चल रही थी, वो मुंबई वाली इसमें, और यहां पर कुछ बैठे थे, वो अपनी घड़ी को देख रहे थे। अरे अभी इस समय तो वो सड़ियल आ रहा होगा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता। क्या हुआ? सड़ियल नहीं पता? दिमाग को सड़ाने वाला सड़ियल, है कि नहीं? हाँ, एक भाई उस दिन वो नहाने जा रहा था, नहाने जाते समय कहता है, अरे यार ये पहला मैच होगा जो मैंने छोड़ दिया, मैं तो क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ता हूं। मैंने कहा वाह रे उस्ताद, तेरे कारण भारत नंबर 1 बना है। तू टीवी के सामने बैठता है इसलिए तो सहवाग छक्का मारता है। बोले सामने भी बैठा है। नहीं, बोले मैं मैच नहीं देखूंगा तो। मैंने कहा क्या मैच नहीं होगा क्या? तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर मजेदार बात है वो वाला मैच वाकई कैंसिल हो गया। जोरदार है, जो भाई बैठा है वो पीठ थपथपा ले अपनी, वाकई मैच कैंसिल कर दिया सहवाग ने। तो ऐसे ही चंगू मंगू थे, निठल्ले बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। पत्नियां रोज गाली देती थी, अरे कुछ कमाओ, कुछ पुरुषार्थ करो, जाओ घर चलाओ। तो एक दिन दोनों को जोश आया, अपनी पत्नी को जाके क्या समझ क्या रखा है, हम कमाने जाते, बोलो क्या करें? अरे है कि नहीं? घेर लेते हैं लोग। निवेदिता दीदी को घेरा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करें? अरे तुम्हारा जीवन है, करो भैया जो करना है। तो पत्नियां लेकिन बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा देखो पास के गांव में हाट लगी है, वहां पर बाजार है, हम तुमको कुछ बना करके देते हैं, जाकर के। बोले हमको तो कुछ आता नहीं। अरे तुमको नहीं आता, हमको तो आता है, हम बना करके देते, तुम जाके बेच तो सकते हो। बोले हाँ तुम बता दो, वो करेंगे। चंगू की पत्नी ने नींबू का शरबत बना करके दिया, शिकंजी मटके में दी, कहीं ये ले जाओ और 1 रुपए की 1 गिलास बेचना, बिना रुपया लिए किसी को नहीं देना, और वो मंगू को तो बिल्कुल मत देना, वो सारी पी जाएगा फ्री में।
मंगू की पत्नी ने संतरे का जूस बना करके दिया, यही ताकीद दी, 1 रुपया लेना तब देना। दोनों बेचारे आलसी, कभी श्रमानुभव किया ही नहीं, है ना। इसलिए सुबह सुबह दृश्य दिखता है, श्रमानुभव चल रहा है। बोले कैसे श्रमानुभव चल रहा है? एक हाथ में नंदी घोष, एक हाथ जेब में, श्रमानुभव चल रहा है। चंगू मंगुओं की कमी थोड़ी है अपने में। दोनों ने कभी मेहनत की नहीं, सर पे मटके लेकर के जा रहे, जाते जाते थक गए। चंगू ने मंगू को देखा, मंगू ने चंगू को देखा, बोले प्यास लगी है। बोले देख मत तू, तेरे बारे में तो बहुत वार्निंग दी है, तेरे को तो नहीं दूंगा मैं। अरे 1 गिलास दे दे यार। नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने कहा 1 रुपया नहीं लेगा तब तक नहीं देना। अच्छा, रुपए की बात करता है, ये ले रुपया। मंगू ने चंगू को 1 रुपया दिया, शिकंजी 1 गिलास पिया। अब रुपया मंगू के पास। मंगू ने कहा चल संतरे का जूस दे। नियम का तो पालन हो रहा है। हाट में पहुंचने से पहले रुपया इधर का इधर, इधर का इधर, दोनों मटके। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बैलेंस शीट बना लो। चंगू मंगू के पार्टनरशिप की कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे ना, मान लो दोनों के मटकों के अंदर 100-100 गिलास, एक में संतरे का जूस और एक में 100 गिलास, तो दोनों का सेल कितना हुआ? 100 रुपए का सेल हुआ। मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, चंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए का संतरे का जूस मिलेगा। दोनों को मिलाकर के ट्रांजैक्शन कितना हुआ? टर्नओवर 200 रुपए का। कमाई ढेले भर की नहीं, नुकसान ही नुकसान। यह है तुम्हारी आधुनिक अर्थव्यवस्था, यह है तुम्हारे अमीरी का स्वप्न। यह चरमरा करके डूब गया। घर आते ही जैसे मटके उन्हीं के सर पे फूटे होंगे ना, वैसे ही मटके आज अमेरिका के सर पे फूट रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है अरे हमने क्या किया। दिस इज क्रिएटिंग फॉल्स वेल्थ। झूठी संपत्ति ऐसे बनाई जाती है। आज अमेरिका की स्थिति यह है, 13 करोड़ लोग ऐसे जो ड्राइविंग कर सकते हैं। मुझे बताया वहां पर 18 साल भी नहीं, 15 साल में ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। 15 साल में कहते करो, ड्राइव करो। क्यों ड्राइव करेगा? बेटा 15 साल का होगा तो बाप के पीछे पड़ के नई कार खरीदेगा, नई कार खरीदेगा तो चंगू मंगू को 1 रुपया और मिल जाएगा। बेचो। 13 करोड़ लोग गाड़ी चलाने योग्य है। उस देश में 4 व्हीलर की गाड़ियों की संख्या कितनी है पता है आज की डेट में? 24 करोड़। 13 संपत्ति को हम पैदा करेंगे। उन्होंने कहा, ये 63-64 में किसी एक वैज्ञानिक, किसी एक अर्थशास्त्री ने सिद्धांत दिया, आई विल क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ नथिंग। ये शब्द है उसके। मैं शून्य में से संपत्ति को उत्पन्न करूंगा। कैसे? ऐसे ही, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। 2 निठल्ले मित्र थे। निठल्ले अक्सर मित्र होते हैं, मैंने ये नहीं कहा मित्र अक्सर निठल्ले होते, पर यहां शिविर में भी होता है ना। मैं किसी कक्ष में अभी गया तो 2 जने खड़े थे। मैंने कहा 2 क्यों खड़े? नहीं वो मेरा मित्र है ना, उसके कारण मैं भी लेट हो रहा हूं। तो मित्र निठल्ले कर ही देते हैं एक दूसरे। तो 2 निठल्ले मित्र थे, एक चंगू था एक मंगू। चंगू का भाई मंगू, बहुत सारे हैं चंगू मंगू। एक का पेट दुखता है तो 2 लोग आते हैं डॉक्टर के पास में, भैया इसका पेट दुख रहा है तो इंजेक्शन तेरे को लगा दे। तो चंगू मंगू निठल्ले कुछ नहीं करते थे, और उनकी पत्नियां बड़ी कर्मठ थी, बेचारी काम करती थी, कहीं कहीं पर कुछ जाकर के कमाती थी, घर को चलाती थी, और ये अपने घर में बैठे रहते थे मस्ती से, ताश खेलना, बीड़ी पीना, और कोई काम ही नहीं। दोनों आपस में दिन भर मैत्री निभाते थे, है कि नहीं? बढ़िया टीवी देख रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। हमने यहां भी कुछ लोग बैठे, उनको शाम के समय कल वो दिखा रहे थे ना, मुंबई की गोली चल रही थी, वो मुंबई वाली इसमें, और यहां पर कुछ बैठे थे, वो अपनी घड़ी को देख रहे थे। अरे अभी इस समय तो वो सड़ियल आ रहा होगा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता। क्या हुआ? सड़ियल नहीं पता? दिमाग को सड़ाने वाला सड़ियल, है कि नहीं?
हाँ, एक भाई उस दिन खाना वो नहाने जा रहा था, नहाने जाते समय कहता अरे यार ये पहला मैच होगा जो मैंने छोड़ दिया, मैं तो क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ता हूं। मैंने कहा वाह रे उस्ताद, तेरे कारण भारत नंबर 1 बना है। तू टीवी के सामने बैठता है इसलिए तो सहवाग छक्का मारता है। बोले सामने भी बैठा है। नहीं बोले मैं मैच नहीं देखूंगा तो। मैंने कहा क्या मैच नहीं होगा क्या? तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर मजेदार बात है वो वाला मैच वाकई कैंसिल हो गया। जोरदार है जो भाई बैठा है वो पीठ थपथपा ले अपनी, वाकई मैच कैंसिल कर दिया सहवाग ने। तो ऐसे ही चंगू मंगू थे, निठल्ले बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। पत्नियां रोज गाली देती थी, अरे कुछ कमाओ, कुछ पुरुषार्थ करो, जाओ घर चलाओ। तो एक दिन दोनों को जोश आया, अपनी पत्नी को जाके क्या समझ क्या रखा है, हम कमाने जाते, बोलो क्या करें। अरे है कि नहीं, घेर लेते हैं लोग। निवेदिता दीदी को घेरा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करें। अरे तुम्हारा जीवन है, करो भैया जो करना है। तो पत्नियां लेकिन बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा देखो पास के गांव में हाट लगी है, वहां पर बाजार है, हम तुमको कुछ बना करके देते हैं, जाकर के। बोले हमको तो कुछ आता नहीं। अरे तुमको नहीं आता, हमको तो आता है, हम बना करके देते, तुम जाके बेच तो सकते हो। बोले हाँ तुम बता दो वो करेंगे। चंगू की पत्नी ने नींबू का शरबत बना करके दिया, शिकंजी मटके में दी, कहीं ये ले जाओ और 1 रुपए की 1 गिलास बेचना, बिना रुपया लिए किसी को नहीं देना, और वो मंगू को तो बिल्कुल मत देना, वो सारी पी जाएगा फ्री में। मंगू की पत्नी ने संतरे का जूस बना करके दिया, यही ताकीद दी, 1 रुपया लेना तब देना। दोनों बेचारे आलसी, कभी श्रमानुभव किए ही नहीं, है ना। इसलिए सुबह सुबह दृश्य दिखता है, श्रमानुभव चल रहा है। बोले कैसे श्रमानुभव चल रहा है? एक हाथ में नंदी घोष, एक हाथ जेब में, श्रमानुभव चल रहा है। चंगू मंगुओं की कमी थोड़ी है अपने में। दोनों ने कभी मेहनत की नहीं, सर पे मटके लेकर के जा रहे, जाते जाते थक गए। चंगू ने मंगू को देखा, मंगू ने चंगू को देखा, बोले प्यास लगी है। बोले देख मत, तू तेरे बारे में तो बहुत वार्निंग दी है, तेरे को तो नहीं दूंगा मैं। अरे 1 गिलास दे दे यार। नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने कहा 1 रुपया नहीं लेगा तब तक नहीं देना। अच्छा रुपए की बात करता है, ये ले रुपया। मंगू ने चंगू को 1 रुपया दिया, शिकंजी 1 गिलास पिया। अब रुपया मंगू के पास। मंगू ने क्या, चल संतरे का जूस दे। नियम का तो पालन हो रहा है। हाट में पहुंचने से पहले रुपया इधर का इधर, इधर का इधर, दोनों मटके। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बैलेंस शीट बना लो। चंगू मंगू के पार्टनरशिप की कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे ना, मान लो दोनों के मटकों के अंदर 100 गिलास, एक में संतरे का जूस और एक में 100 गिलास, तो दोनों का सेल कितना हुआ? 100 रुपए का सेल हुआ। मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, चंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए का संतरे का जूस मिलेगा। दोनों को मिलाकर के ट्रांजैक्शन कितना हुआ? टर्नओवर 200 रुपए का। कमाई ढेले भर की नहीं, नुकसान ही नुकसान। यह है तुम्हारी आधुनिक अर्थव्यवस्था, यह है तुम्हारे अमीरी का स्वप्न। यह चरमरा करके डूब गया। घर आते ही जैसे मटके उन्हीं के सर पे फूटे होंगे ना, वैसे ही मटके आज अमेरिका के सर पे फूट रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है अरे हमने क्या किया। दिस इज क्रिएटिंग फॉल्स वेल्थ। झूठी संपत्ति ऐसे बनाई जाती है। आज अमेरिका की स्थिति यह है, 13 करोड़ लोग ऐसे जो ड्राइविंग कर सकते हैं। मुझे बताया वहां पर 18 साल भी नहीं, 15 साल में ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। 15 साल में कहते करो, ड्राइव करो। क्यों ड्राइव करेगा? बेटा 15 साल का होगा तो बाप के पीछे पड़ के नई कार खरीदेगा, नई कार खरीदेगा तो चंगू मंगू को 1 रुपया और मिल जाएगा। बेचो। 13 करोड़ लोग गाड़ी चलाने योग्य है। उस देश में 4 व्हीलर की गाड़ियों की संख्या कितनी है पता है आज की डेट में? 24 करोड़।
13 करोड़ गाड़ी चलाने योग्य लोग, 24 करोड़ गाड़ियां हैं। उसके बावजूद ओबामा ने जीएम मोटर्स के कहने पर पैकेज दिया $700 बिलियन का कि और गाड़ियां बनाओ। 2 बैंकों को पैकेज दिया कि तुम गाड़ियां, जीएम मोटर्स को दिया गाड़ियां बनाने के लिए और बैंकों के दिया कर्जा देने के लिए, तुम कर्जा बांटो। 700 बिलियन की गाड़ियां बनाओ, 700 बिलियन का कर्जा बांटो। पहले से 24 करोड़ गाड़ियां है, अगली तिमाही का लक्ष्य है फिर 20 लाख गाड़ियां मार्केट में लाएंगे। विकास सच्चाई है। जितने अमेरिका में लोग हैं, परिवार नहीं आबादी, लोग, बच्चा अलग, माता पिता अलग, क्योंकि आज अलग नहीं होंगे तो कल होने ही वाले हैं, इसलिए अलग ही गिन लो। सबकी अलग अलग भी गिनती कर लो तो ऐसे अमेरिका के पॉपुलेशन से 1.5 गुना घर अमेरिका में बन चुके हैं, फिर भी घर बनाने के लिए कर्जा दिया जा रहा है। ग्लोबल रिसेशन की यह स्थिति है दुनिया में। सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त इसलिए हो रही क्योंकि ये चंगू मंगू का खेल इतने सालों से करते रहे। 40, 50, 60 साल तक चंगू मंगू खेल करते रहे, कभी तो मटका फूटना ही था। पिछले साल भर से सारी दुनिया त्रस्त है। भारत में भी असर हुआ, 2-3% लोगों पे असर हुआ जो चंगू मंगू के खेल का हिस्सा बन गए थे और खूब खुश हो रहे थे। सेंसेक्स वहां पहुंचा, यहां गया, वहां गया, और उनमें से कुछ लोगों ने खुदकुशियां किया, आपने अखबार में पढ़ा है। लेकिन फिर भी ज्यादा असर भारत पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों के सत्यानाश के बाद भी यह समाज आज भी धर्माधारित है, आज भी धर्माधिष्ठित समाज है। बाकी कहीं नहीं बचा होगा, हमारे परिवार में बचा है। हमने परिवार को बचा के रखा है और जहां परिवार होता है वहां बचत होती है, परिवार बचत करता है। आपके घर में कुछ नहीं होगा, ये बैंक और स्व सहायता समूह और ये सब लोग नहीं शुरू भी हुए थे तब भी हमारी मां बचत करती थी। मुझे याद है जब कहीं इमरजेंसी में कोई पैसा लगता था तो पिताजी से नहीं मिलता था। कॉलेज में कोई इमरजेंसी में काम आ गया, 10 रुपया चाहिए, उस समय 10 रुपया बहुत होता था। 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था 10 रुपए में। 10 रुपया चाहिए, पिताजी के पास नहीं मिलता था, मां के पास मिल जाता था। कहीं चीनी के डब्बे में रखा है, कहीं चावलों के बीच में कोई सिक्का रखा है, क्योंकि परिवार होता है तो बचत होती है और जहां बचत होती है वहां बरकत होती है। यह सिद्धांत है। इसलिए बचत करना सिखाया हमारे परिवार ने बचत करना सिखाया। अरे क्यों बचत कर रहे हो, खर्च करो। वो पड़ोसी ने टीवी लिया, तुम भी टीवी लो, फ्रिज लिया, तुम भी फ्रिज लो। हो रहा है अब, ये धीरे धीरे हो रहा है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में ले लो। आज पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, साल भर देते रहना। टीवी तो आज लेकर क्या हो, ये है पोते की कमाई खाना। कमाई अभी हुई नहीं, खर्चा आज कर दो, इंस्टॉलमेंट में ले लो। ये सिखाया जा रहा है। एक टीवी आ गया घर में तो सारा परिवार बैठ करके टीवी देख रहा है। अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो, हमको तो टीवी का उत्पादन बढ़ाना है, ज्यादा टीवी बेचने, टारगेट है। तो टारगेट है तो क्या कहे, अरे एक तुम्हारा टीवी है, तुमको तो MTV देखना है और मां को तो सीरियल देखना है और पिताजी को न्यूज देखनी है, तो सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग टीवी ले लो। एडवर्टाइजमेंट आती है कि नहीं, सिखाती है आपको। इकट्ठे बैठ करके टीवी में मत देखो, परिवार बचा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब तक परिवार है तब तक तुम बचत करोगे। और उनका सिद्धांत है बचत करने का मतलब खर्चा नहीं करोगे। खर्चा नहीं करोगे तो चंगू मंगू कमाएगा कैसे। अगर पहला रुपया ही चंगू ने बचा के रखा होता तो दोनों की बरकत होती, दोनों बेच करके आते, दोनों 100-100 रुपए लेकर के आते। लेकिन बचत नहीं की, खर्चा करो, जो नहीं आया वो भी खर्चा करो, इंस्टॉलमेंट में खर्चा करो, नहीं हो तो कर्जा लेके खर्चा करो। और इसलिए बड़ी मजेदार बात आती है। अभी पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट आई अखबार में, आपने पढ़ी होगी क्योंकि फ्रंट पेज पे छाप दिया हमारे भारतीय अखबारों ने बड़े गर्व से। क्या मीडिया वाले, मजा आता है। क्या खबर छापी, ये भारत बड़ा गरीब देश है। क्यों गरीब देश है पता है आपको? क्योंकि इस देश में 70% लोगों का प्रतिदिन का खर्चा $1 भी नहीं होता। $1 से कम खर्चे में इस देश की 70% आबादी जीती है। और कितना गरीब देश है। 50 रुपए में एक दिन बिता देते। हमारे यहां तो 50 रुपए में सप्ताह भर बीत जाता है, पता ही नहीं चलता।
क्योंकि आधार क्या, गरीबी का आधार क्या, कितना उपभोग करता है, कितना कंज्यूम करता है। तो 50 रुपए खर्च नहीं करता मतलब गरीब, मतलब अमीर कौन, जो ज्यादा खर्च करे। हमारी तो व्याख्या ही अलग थी, आज भी अलग है। आज भी आपको पूछो अमीर कौन, जो पैसा बचा के रखता है। जो खर्च करता है वो थोड़ी अमीर, वो तो कभी अमीर हो ही नहीं सकता, वो तो खर्चा ही करता है। आमदनी अठन्नी, बोले इससे विकास होता है, 8% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 9% हो जाएगा। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, इसलिए इस सारे रिसेशन में बचे रहे, आज भी बचे रहे। क्योंकि हमारा देश आज भी परिवार पर टिका हुआ है। हमारा परिवार हमारी आर्थिक ताकत है। आज भी दुनिया का सबसे अमीर देश कोई होगा। एंगस मेडिसन तो 1700 की बात करता है कि विश्व के जीडीपी का 23% हिस्सा भारत का था। आज भी वास्तविकता में चंगू मंगू को हटा करके जीडीपी गिन लो, आज भी भारत जितना अमीर देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आज भी यह देश स्वर्ण भूमि है, क्योंकि हमारे यहां $1 से कम में पूरे दिन का खर्चा चले जाता है। यही हमारी अमीरी है, यह हमारी गरीबी नहीं है। हम सबको साथ में लेकर के जीते, हम सब परिवार साथ में लेकर के जीते, इसलिए हमने बचत करना सीखा। इसलिए यह बचत हमारी ताकत बनी, यह परिवार हमारी ताकत बनी। एक पुस्तक आई है दामोदरन की, हरि दामोदरन, नंबूद्रिपाद जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनका बेटा। और उसने पुस्तक क्या लिखी, पुस्तक का नाम है न्यू कैपिटलिस्ट, भारत के नए पूंजीपति। और क्या लिखा है उसने, कौन है भारत के नए पूंजीपति? उसने कहा भारत के नए पूंजीपति है भारत की जाति व्यवस्था। हमने अपनी जाति व्यवस्था को गालियां दी। मेरे जेब में आपके प्रश्न रखे, कितने लोगों ने प्रश्न पूछा है। एक भाई तो है, उसने 4-4 बार एक ही प्रश्न पूछा है। हम अलग अलग जातियों में बटे हैं और जातियों ने हमारा बंटवारा कर रखा है। वो दामोद का बेटा कहता है कि ये जातियां भारत की ताकत है, इन जातियों ने भारत को ऊंचा उठा करके रखा है। इन जातियों के कारण भारत आज आर्थिक रूप से समृद्ध देश है। भारत के पूरे उत्पादन का 70% पारिवारिक उत्पादन से आता है। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो परिवारों ने चला रखे। और मैं अंबानी और टाटा के परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे परिवारों की बात कर रहा हूं। कोई भी उद्योग लेकर के देखो, उस उद्योग को करने वाला एक परिवार मिल जाता है। यहां आप पंजाब में जाइए, वो रामगढ़िया लुहार होते हैं। रामगढ़िया लुहार सब प्रकार के मैकेनिकल काम कर लेते हैं। मेरे भाई के फैक्ट्री के लिए लेथ मशीन खरीदना था, हम लुधियाना गए थे भाई के साथ में। मैंने देखा एक छोटे से छोटे 10 बाय 10 के घर के अंदर और लेथ मशीन बनाने का कारखाना, लेथ मशीन बना देते। और बाकी कोई ब्रांड की कंपनी की अच्छी नहीं मिलेगी, उससे अच्छी वहां मिल जाती। मैं वहां गया तो एक जर्मन कंपनी की, जर्मन मेक की और बड़ी सुंदर प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फुल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन वो बनाते थे। कुछ मल्टीपल ऐसा नाम है, जर्मन मल्टीप्लेक्स जर्मन कंपनी, वो बना रहे थे लुधियाना में। मैंने कहा यार जो तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो और नाम भी पूरा का पूरा लोगो छाप रहे हो। बोले फर्जी नहीं है, वो सरदार जी थे, बड़े गर्व से खड़े होकर के सरदार जी ने कहा फर्जी नहीं है, डुप्लीकेट नहीं बना रहा हूं, मैं फ्रेंचाइजी हूं इस कंपनी का। मैंने कहा फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है लाइसेंस लिया। मैंने कहा इस जर्मन कंपनी की उस समय वो बेस्ट कंपनी थी। अब तो भारत की कोयम्बटूर की एक कंपनी है ऑटो प्रिंट, वो ऑफसेट प्रिंटिंग की विश्व में सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है ऑफसेट प्रिंटर्स की। उस समय वो थी जर्मन कंपनी, विश्व की बेस्ट कंपनी। मैंने कहा इसकी फ्रेंचाइजी तो करोड़ों रुपए लगेंगे, प्राजी क्यों बता रहे हो कि आप वो फ्रेंचाइजी हो? बोले सर्टिफिकेट देख लो। मैंने कहा सर्टिफिकेट भी जमा लिया आपने तो? बोले नहीं, ओरिजिनल है। पता चला कि ये डुप्लीकेट बनाते थे, लुधियाना में सब लोग डुप्लीकेट बनाते थे। ये इनकी खासियत है, कोई कंपनी की कोई मशीन आ जाए, एक बार देखते हैं और एक बार देख करके उसकी डुप्लीकेट बना देते हैं। कोई ड्राइंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में इतनी ताकत। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मशीन को खोलते तो उनके सामने जैसे मशीन उनसे बोलने लगती है, ऐसे 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 मुझे बनाओ। और उन्होंने जो ऑफसेट मशीन बनाई जो डुप्लीकेट थी, वो डुप्लीकेट ऑफसेट मशीन ओरिजिनल से अच्छी थी।
तो जर्मन लोग अपने पेटेंट का उल्लंघन हुआ, इसलिए ढूंढते ढूंढते जब जर्मन इंजीनियर आया किसी एक प्रिंटर के पास में, वहां 4 मशीनें लगी थी, एक ओरिजिनल थी, 4 डुप्लीकेट थी। जब उस इंजीनियर ने, सर्विस इंजीनियर ने देखा कि डुप्लीकेट ओरिजिनल से अच्छी है, तो उसने जाकर के वहां देखा जहां वो डुप्लीकेट बनी थी, और उसको आश्चर्य हुआ ये कैसे इंजीनियर है। उसने वापस जाके अपने कंपनी को बताया, कंपनी ने इनको फ्री में फ्रेंचाइजी दी, और ये अकेले ही सरदार जी नहीं, ऐसे 40 परिवार है, इनके सब चाचा मामा ताऊ भाजा भतीजा पता नहीं कौन 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 कौन। अपने यहां तो कितने रिश्ते होते हैं, साड़ू अलग होता है, सरज अलग होता है, सारे सब में बांट दिए सबके पास फ्रेंचाइजी है। सिर्फ उस कंपनी ने एक ही कहा, भारत से बाहर नहीं बेचोगे, नहीं तो हमारा धंधा मारा जाएगा, क्योंकि तुम हमसे अच्छी बनाते हो। ताकत है इस देश की, इस देश ने सदियों से इसको संजोया है। इसका ये देश विश्व के सम्मुख नंबर 1 देश हर क्षेत्र में बनेगा। विज्ञान के क्षेत्र में तो बनेगा ही, अध्यात्म में तो है ही, अर्थ के क्षेत्र में भी है। समझने की आवश्यकता है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, अपनी विदेशी दृष्टि को स्वदेशी बनाने की आवश्यकता है, अपने देश की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। ये जो आपने बनियान पहन रखे हैं ना, ये सारे के सारे होजोरी के जितने सामान हैं, ये होजोरी के अधिकतर सामान तमिलनाडु के एक छोटे से स्थान से आते, तिरुपुर। वहां से करोड़ों का माल बाहर जाता है। अपने लोगों को पता नहीं, दुनिया के लोग आकर के, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोयम्बटूर में एक प्रोफेसर थे, उनको पता चला कि कोई हार्वर्ड से आया, वो तिरुपुर में रिसर्च करने जा रहा है ग्रुप। क्या रिसर्च करने जा रहे हैं? बोले पता नहीं। उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा, इनके जगह जरा गाड़ियों की व्यवस्था करो, अमेरिका के लोग आए विद्वान, इनको साथ में लेके जाओ, तिरुपुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा तो उससे मिलवा दो, इनको कुछ स्टडी करना है। वो गए साथ में। अगले थोड़े दिनों बाद में और किसी मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से आया, और किसी बाद में वर्ल्ड बैंक वाले आ गए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वाले आ गए। अब इनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या देखने के लिए आ रहे तिरुपुर में। तो ये प्रोफेसर साहब जग गए, कनक सभापति इनका नाम। और इन्होंने सर्च किया, तो पता चला ये लोग ये देखने आए कि तिरुपुर का चमत्कार क्या है। देखते देखते 10 साल में तिरुपुर सारे दुनिया के और होजरी मार्केट पे छा गया। कैसे पता है? कोई चाचा का, मामा का, ताऊ का लड़का, एक ने मशीन लगाई और एक ने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, मशीन लगाओ, बनियान बनाओ, और इतनी लागत होती है, इतने में बेच दो, थोड़ी सी लागत ला लो और थोड़ा सा उसमें मुनाफा रखो, ज्यादा मत रखो, 50 पैसे का मुनाफा ले लो और बेच दो। अरे बढ़िया, 10 रुपए में बनती है, 10.5 में बेच दो। सारी दुनिया में छा गए। चाचा को देख करके भतीजे ने लगाई, भतीजे को देख करके उसके ताऊ ने लगाई, ताऊ के बेटे ने लगाई, फिर उसके मामा ने लगाई, करते 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 सारे रिश्तेदारों ने लगा। अब वो ये स्टडी करने आ रहे कि ये क्या चमत्कार है। तो कनक सभापति जी का अंदर का सत्व जगा और उन्होंने कहा अरे मैं भी स्टडी करूं। तो उन्होंने पता करना शुरू किया, तो उनको पता चला इस प्रकार के इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कम्युनिटी क्लस्टर्स भारत में उन्होंने 400 से अधिक क्लस्टर की सूची बना दी, पूरा रिसर्च करके। जैसे मैंने रामगढ़िया लोहार बताया ना, उसी टाइप के अनेक है। ये जो बोरिंग वाली मशीनें जितनी आती है, अपने मध्य प्रदेश में भी बोरिंग वाली मशीन आती है, आप कभी उनसे बात कीजिए, वो सारे के सारे आपको दक्षिण के मिलेंगे। सब ऐसे ही चाचा मामा ताऊ, एक के दूसरे के रिश्तेदार। ये जितने ऑयल टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सारे एक नामक्कल करके जगह है वहां के। ऐसे अनेक, सब ऐसी, कोई बड़ी लागत नहीं। 5,000 की मशीन लगाई, 10,000 की मशीन लगाई, उसी का मुनाफा उसी धंधे में डाला, करते 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 करोड़पति बन गए। हमने जब ग्वालियर में सूर्य नमस्कार किया, तब मैं तिरुपुर में गया था अपने जीवनव्रती कार्यकर्ता, शिक्षार्थी कार्यकर्ता, उनके मामा के पास में। बनियन, सारे बच्चों को बनियन देंगे ये सोच करके बनियन देखने के लिए गया था। बनियन तो देखा नहीं, लेकिन वो तिरुपुर का चमत्कार देखा, कैसे घर घर के अंदर वो चमत्कार हो रहा है। ऐसे अनेक स्थान है। ये भारत की ताकत है, भारत का परिवार, भारत की जाति, भारत की इकोनॉमिक ताकत है। आज दुनिया में हम नंबर 1 बने हुए तो उसके कारण बने हुए, और इसीलिए हमको कहा जाता है कि तुम्हारी जाति खराब है, खत्म कर दो इसको खत्म करोगे तो तुम दरिद्री हो जाओगे। पड़ेगा, ऊंच नीचता को तो हटाना पड़ेगा, भेद को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में उसको खत्म करने की बात, जैसे कहा ना,
अंधश्रद्धा को हटाने के लिए जड़मूल से उसके विज्ञान को ही हटा दो, वैसे ये सामाजिक विज्ञान है। खैर, इसलिए यह अर्थ क्रांति सारे विश्व को लपेट में ले रही। पिछले 100 वर्षों से स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि विश्व का जो आधार होता है, सारे विश्व की जो सोचने की तरीका होता है, वो बदलते जाते हैं। कभी ज्ञान पर आधारित विश्व था, तब ज्ञान की प्रतिष्ठा थी, फिर शस्त्र बल महत्वपूर्ण हो गया, आज भी दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज अधिक महत्व किस बात का है? पैसे का। बोले पैसे का युग है, वित्त का, अर्थ का, लक्ष्मी की उपासना का युग है। तो उस लक्ष्मी की उपासना के युग में भी पिछले 100 वर्षों में हमने इसके उत्पादन के लिए प्रकृति का विनाश किया, विज्ञान का विनाश किया। अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सामने आती नहीं। आज शाम को आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी, इतना सुंदर चमत्कारिक बात निकलती है। छोटी छोटी बातों में से, घर घर में जो काम में आते हैं ऐसी बातों में से कोई चमत्कार करता है। लेकिन जो दिमाग है ना, ये पाश्चात्य दिमाग, वो उसको प्रश्न क्या पूछता है, तुमने क्या सोचा है, अब तुम्हारी इस खोज को लेकर के कोई कंपनी बनाओगे? बस यही दिखता है। खोज हो गई, कंपनी बनाओ, पेटेंट करो, बेचो, पैसा कमाओ। सोच यही। और इस सोच ने सारी दुनिया को यहां पर ला करके दिखाया। इसमें से रास्ता केवल भारतीय संस्कृति दिखा सकती है। इस आर्थिक मंदी के युग में भी विश्व की मानवता को समृद्धि का, समुत्कर्ष का, अभ्युदय का रास्ता भारत दिखा सकता है। यह भारत की ताकत है। यह भारत की वास्तविक धर्माधारित अर्थनीति है, जो सारे विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हवा में बातें कर रहा हूं। हमको तो यही बताया गया, बड़ा गरीब देश है, बेरोजगार है, गरीबी रेखा के नीचे इतने सारे लोग रहते हैं, सरकार को कर्जा देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, सरकार नहीं हो तो हम तो मर ही जाएंगे। तो ये गरीब देश, और आप कह रहे हो कि सारी दुनिया का लीडर बन सकता है, ये तो संभव नहीं। और फिर ये सब छोड़ दो, इसके बाद में इतना भ्रष्टाचार है, जहां जाओ वहां भ्रष्टाचार, रिश्वत के बिना कुछ काम नहीं होता, कोई सिस्टम काम ही नहीं करती। एक परमिशन के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं। कहां से प्रगति होगी, कहां से विकास होगा? सच नहीं है क्या? सच है। उसके बावजूद ये होगा। कैसे होगा? इस सब के बावजूद कैसे होगा? क्योंकि इस सारे का प्रभाव नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब हम जागरूक होकर के उठ करके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा। ये भारत सारी दुनिया में आना ही पड़ेगा, सारी दुनिया को आना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र अर्थ क्रांति है जो विश्व का नेतृत्व कर सकती। और आज कर रहे हमारे यहां छोटे 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 चमत्कारों से बहुत बड़ा, आपको सबको उदाहरण पता है लिज्जत पापड़ का। 4 महिलाएं इकट्ठी आती है, छोटी सी पूंजी लगाती है, पापड़ बनाना शुरू करती है और 300 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी पैदा हो जाती है सहकारिता में से। ऐसे अनेक चमत्कार है, ऐसे अनेक उदाहरण है इस देश के अंदर जिन्होंने चमत्कार करे। लेकिन ये छोटे मोटे 1-2 उदाहरण नहीं, पूरी भारत की यह जीवन पद्धति, यह एकात्म जीवन पद्धति, जब इसको अर्थशास्त्र में लागू किया जाएगा और इस पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित की जाएगी, तो वह अर्थव्यवस्था सारे विश्व का कल्याण करने वाली होगी। क्योंकि उसका लक्ष्य भी क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस देश में धर्म का भी लक्ष्य वही, इस देश में समाज नीति का लक्ष्य भी वही, इस देश में राजनीति का लक्ष्य भी वही। क्योंकि वह एक ही तत्व है जो अखंड मंडल यहां पर दिख रहा है, जिसको पहले दिन निवेदिता दीदी ने बताया था। अपने अंदर की आत्मीयता को, एकत्व को सर्वत्र देखना। पैर में कांटा चुभता है तो हाथ जिस प्रकार जाकर के मदद करता है, उस संवेदना से सारे विश्व जगत को देखना। इस विचार से जब इकोनॉमी विकसित होने लगेगी, तब कितना चमत्कार हो सकता है। सोचने लगता है आदमी ना, तब चमत्कार होता है। एक ऐसा ही मैकेनिकल इंजीनियर, छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला, इकोनॉमिस्ट नहीं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी नहीं की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां के वो इंजीनियर है, अनिल बोकिल उनका नाम। ऐसे ही वो बताते थे, MIDC एरिया में, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में उनकी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के अंदर 29 डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से उनका पाला पड़ता था। कोई लेबर कमिश्नर आ रहा है, कोई म्युनिसिपालिटी का आ रहा है, कोई MIDC आ रहा है, टैक्सेशन, टेलीफोन करते करते 29 बता रहे थे।
और सारे के सारे 29 लोग रिश्वत लेते थे, रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करता था। हफ्ता बंधा हुआ, किसी का 10 रुपया, किसी का 20 रुपया, किसी का 5 रुपया, 2 रुपए तक नहीं। ये सच्चाई है। आज भी कोर्ट में जाते हैं ना तो तारीख के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं क्लर्क को। जब क्लर्क को 10 रुपए देने पड़ते हैं तारीख के लिए, तो क्लर्क कहता है, यदि कोई झिकझिक कर ले, करता ही नहीं वैसे तो वकील कहता है इससे रोज पाला पड़ना है, काहे को झिकझिक करना, दे ही देता है चुपके से। लेकिन कोई पूछे तो वो बताता है इसमें से 2 रुपया जज साहब को भी जाता है। जाता हो नहीं जाता हो पता नहीं, पर 2 रुपए की कीमत है, ऐसा नहीं है, बहुत कीमती है 2 रुपया। तो अनिल बोकिल ने पूछा ये देश का क्या होगा? सारे के सारे डिपार्टमेंट इस तरह दीमक से खा जाएंगे, खोखले, क्या ये बदल नहीं सकता क्या? रात की नींद हराम हो गई, और जब आदमी जग जाता है ना तब उसको जीवन में कुछ मिलता है। और जब वो सोचने लगे तो उन्होंने कहा इसका उपाय है, बहुत सरल उपाय है, और वो सरल उपाय उन्होंने बता दिया। अब करने के लिए, क्योंकि वो सरकार पर निर्भर है इसलिए सरल नहीं रहा, लेकिन उपाय देखो। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता है उतना कठिन नहीं है इस सीन का बदलना। ये चमत्कार होता है, बहुत सरलता से होता है, सहजता से हो सकता है। उन्होंने कहा सारे देश में से भ्रष्टाचार 1 मिनट में मिट जाएगा। हमने कहा कैसे? तो बोले बहुत सरल मार्ग है, 2 काम एक साथ करने पड़ेंगे सरकार को। एक दिन में 6-7 महीने के अंतराल में एक दिन में एक निर्णय लिया जाएगा, 6-7 महीने की तैयारी की जाएगी और 2 निर्णय होंगे और सारी जनता खुश हो जाएगी। क्या 2 निर्णय होंगे? बोले एक निर्णय तो यह होगा कि जितने रिजर्व बैंक तय कर देगी कि पूरे देश में 50 रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं चलेगा। 100, 500, 1000 वाले नोट आज से बंद। 6 महीने का टाइम दे दिया, जमा कर दो बैंक में और सारे 50 के नोटों में बदल लो। मैंने कहा ये बात तो सही है, 5 लाख की रिश्वत 50 रुपए के नोट में देनी है तो फिर भी ले जा सकता है। 5 करोड़ की देते हैं आजकल, तो 50-50 के नोट में ले जाओ, ट्रक भर के। 50 के ऊपर का नोट नहीं। और उसके लिए उन्होंने बड़े सिद्धांत दिए, जितना अपना जीडीपी है उसके अनुपात में, जितना पर कैपिटा इनकम है उसके अनुपात में अपने करेंसी का क्या रेट होना चाहिए। अमेरिका के अनुपात यदि मान लिया जाए तो अपने देश में 28 रुपए की सबसे बड़ी करेंसी होनी चाहिए। जो कंगाल देश होते हैं ना उनकी करेंसी बड़ी होती है। इंडोनेशिया ने पूरा का पूरा अमेरिकी तत्व को मान लिया 91 से, हमने भी मानना शुरू किया 1991 से। हमने भी अपनी इकोनॉमी को उस प्रकार से खोलना शुरू किया। हमारे पास परिवार की ताकत थी, हम बच गए। हमारे पास समाज की, जाति की ताकत थी, हम बच गए। इंडोनेशिया की यह स्थिति हुई 1998 में। एक दिन अचानक, एक दिन के अंदर इंडोनेशिया की करेंसी इतनी नीचे गिर गई, वहां की करेंसी को भी रुपया कहते हैं, प के ऊपर 2 मात्रा देते हैं, रुपया नाम है उसका। वो इंडोनेशियन करेंसी एक दिन के अंदर $1 पे जो 90 रुपए थी, 90 रुपया थी, वो एक दिन के अंदर $1 पे 14,000 रुपया हो गई। सारे इंडोनेशिया की इकोनॉमी डूब गई। सुकार्णो पुत्री, जो मेघावती सुकार्णो पुत्री उस समय राज कर रही थी, उसको रेसिग्नेशन देना पड़ा। एक दिन में वहां का तख्ता पलट हो गया। लोग बताते हैं वहां पर करेंसी के नोट एक बड़े थैले में लेकर के जाते थे लोग, सुबह सुबह दुकान में, बेकरी में देते थे और एक ब्रेड लेकर के आते थे। एक ब्रेड की कीमत थी 20,000 रुपया। आज भी वही रेट है, पर आजकल उन लोगों ने आगे के 3 शून्य बोलना ही बंद कर दिया। 20 रुपए का नोट का मतलब होता है 20,000 रुपये का नोट। 20 का नोट कहते हैं उसको, क्योंकि वो 20,000 का है। मेरे को 20,000 का नोट इंडोनेशिया वाला इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो 20,000 वाले नोट पे गणेश जी का चित्र छपा हुआ है। इंडोनेशिया में, जहां 93% मुसलमान रहते हैं, उस देश के अंदर नोट के ऊपर गणेश जी छपे हुए। 20,000 रुपया, यह स्थिति बन गई, करेंसी की हालत बन गई। ऐसे कंगाल देशों को छोड़ दिया। ब्राजील की भी यही स्थिति हुई, मैक्सिको की यही। 98 के वर्ष में ये देश अचानक गरीब हो गए, लेकिन ब्राजील उठकर के आज खड़ा हो गया। आज ब्राजील को भारत और चीन के साथ मिलकर के माना जाता है क्योंकि उनके किसानों ने मेहनत की। तो अनिल बोकिल ने कहा 50 से ऊपर के नोट हटा दो एक दिन में। और दूसरा निर्णय उसने कहा कि सारे के सारे टैक्स हटा दो। कितनी खुशी की बात है।
तो बोले सरकार चलेगी कैसे? तो बोले एक ही टैक्स लेगी सरकार। क्या टैक्स लेगी? आप जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपके पैसे में से 100 रुपए में से 2 रुपया काट लिया जाएगा। 100 रुपए डालोगे तो 98 जमा होंगे, लेकिन बाकी कोई टैक्स नहीं देना। कस्टम ड्यूटी और ये बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं होगा। कितनी मजेदार बात है, 100 में से केवल 2 रुपए का टैक्स देना। लोग खुशी से पैसा भरेंगे, सारा ब्लैक मनी बैंक में आ जाएगा। उसने कहा इतनी आमदनी होगी कि सरकार को आज इतने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, सारे टैक्स लगाने के बाद जितनी इनकम होती है उससे 1.5 गुना इनकम केवल 2% टैक्स लगाने से होगी। उसने पूरे चार्ट दिए। आप यदि पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट लिख लो, आप तो इंटरनेट वाली जनरेशन हो। अर्थक्रांति.org अनिल बोकिल जी की वेबसाइट है। अब तो उनका पूरा बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट उनके साथ जुड़ गए और बड़ा आंदोलन चला रखा है उन्होंने। और एक दिन इस दिन सरकारों को झुका के रहेंगे। अर्थक्रांति.org ARTHAKRANTI.org। फिर बोलू, दिया है। मुझे लगता है तुम्हारे नंदी घोष में जो संदर्भ ग्रंथ वाली सूची है उसमें नीचे इस वेबसाइट का नाम दिया है ना? पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 97 पे नीचे दिया है अर्थक्रांति.org। उस पे जाकर के देख लेना। चमत्कार, एक दिन में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, एक दिन में देश समृद्ध हो जाएगा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था आज से 20 साल पहले, मुझे याद है उस समय डिबेट चलती थी, बहुत अखबारों में भी आता था। हम डिबेट कंपटीशन में बोलने जाते थे, वहां पर भी हमको विषय दिए जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि उस समय ये जो रेलवे का रिजर्वेशन है ये मैनुअल से कंप्यूटराइज करने की योजना रेलवे ने निकाली थी। लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता, ये दलाल होने ही नहीं देंगे। रिजर्वेशन के इतने सारे दलाल थे, इन दलालों का हफ्ता रेलवे मिनिस्टर तक जाता है, हो ही नहीं सकता। होकर के दिखा दिया, हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, सारी की सारी दलाली सब कुछ एक दिन में बंद हो गया। आज तो इंटरनेट रिजर्वेशन हो गया, कहीं पर भी बैठ करके कोई भी रिजर्वेशन करा लो, किसी दलाल के पीछे जाने की जरूरत नहीं, लाइन लगाने की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी को लेकर के हो गया। मुझे पता नहीं था ये कैसे हुआ, लेकिन हमको आश्चर्य होता था। हम सब लोग तो सोचते थे इस देश में कुछ बदल ही नहीं सकता, जैसे अपने में से भी कई लोग सोचते होंगे कुछ नहीं हो सकता, इतना भ्रष्टाचार है, बदलने देंगे ही नहीं, कोई अच्छी बात तो आने ही नहीं देंगे। यूनियन ने, रेलवे की यूनियन ने हड़ताल कर दी कि इससे बेरोजगारी आ जाएगी, कंप्यूटर लाओगे तो हमारे जो क्लर्क जिनको कंप्यूटर नहीं आता वो बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर मत लाओ। कैसे हुआ पता नहीं। जब मैं कन्याकुमारी में गया तो कन्याकुमारी के हमारे योग शिविर में एक रेलवे बोर्ड से रिटायर्ड हुए अधिकारी आए थे। सुभाष जी नाम था, सरनेम में भूल गया, अग्रवाल या गोयल था। वो रेलवे बोर्ड के सदस्य थे। वो रिटायरमेंट के बाद योग शिविर में आए थे, 21 दिन का योग शिविर होता था। उनके साथ चर्चा में बैठे बैठे एक मनुष्य एक चना भाड़ फोड़ सकता है क्या, इस विषय पर मंथन था। और उन्होंने कहा एक चना भाड़ फोड़ सकता है। हमने कहा ये 64 साल का आदमी इतने युवा की तरह छाती तान के कह रहा है, तो हमको लगा कुछ ना कुछ है। हमने पूछा कैसे, क्या आप बता रहे हो? उन्होंने कहा मैंने फोड़ा है। मैंने कहा आपने कौन सा भाड़ फोड़ा? तो बोले ये रेलवे में कंप्यूटर, यूनियन विरोध में थी, कर्मचारी विरोध में थे, सारा मीडिया विरोध में था। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक आदमी अड़ा रहा, नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? कर्मचारी यूनियन ने कहा हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम ट्रेनिंग देंगे, रेलवे की तरफ से फ्री में कंप्यूटर सिखाएंगे, किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। उल्टा उन्होंने गणित करके दिखाया। अभी एक काउंटर होता है वो कार्ड वाला टिकट देने के लिए, जब कंप्यूटराइज रिजर्वेशन हो जाएगा तो 6 काउंटर हो जाएंगे, तो एक की जगह 6 लोगों को नौकरी मिलेगी। किसी और ने कहा यह हो जाएगा, उन्होंने उसका उत्तर दिया। 2.5 साल तक उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दिया और 2.5 साल के बाद में उसको पास करना पड़ा। और वो एक आदमी ने संकल्प ले लिया तो रेलवे के पूरे तंत्र में से, रिजर्वेशन प्रणाली में से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। परिवर्तन हो सकता है, ताकत है हमारे पास, शक्ति है। इस देश में इतना प्रचुर सोना है, इस देश की आर्थिक ताकत इतनी जबरदस्त है, सारी दुनिया को खरीदने की शक्ति मेरी भारत मां में आज भी है। इस महालक्ष्मी में, इस खंडित भारत में 1/3 हिस्सा बच गया, फिर भी सारी दुनिया को खरीद सकता है। बस कमी किस बात की है? संकल्प की।
संकल्प लेकर के खड़ा हो जाए व्यक्ति कि मैं क्रांति करके दिखाऊंगा, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, मैं बदल करके रख दूंगा। कैसे बदलेंगे? अपने जीवन में क्या करेंगे? ये तो मैंने व्यवस्थागत बातें बताई कि व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन आएंगे। चाणक्य ने कहा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, भारत में बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत बड़ा सुंदर लोग उपाय में लाते। विवेकानंद केंद्र के स्वाध्याय वर्ग में आए हुए कार्यकर्ता बाद में जाकर के सरकारी अधिकारी बने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जबलपुर में है, अभी शायद एडिशनल कलेक्टर या कुछ है। मैं जब पहली बार उनसे जबलपुर में मिलने गया तब वो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, नगर निगम के कमिश्नर थे। और उनको जब पता चला तो वो बजट के दिन थे, म्युनिसिपैलिटी का बजट दूसरे दिन आना था, उसके एक दिन पहले मैं जबलपुर प्रवास में था। रात को 12 बजे मेरी रिटर्न की ट्रेन थी, तो हमारे डॉक्टर गुमास्ता जी उनको बार बार फोन लगा रहे थे कि मुकुल जी से आपने मिलने की इच्छा की थी, वो आए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति मेरे से क्यों मिलना चाहता है। उन्होंने रात को 10:30 बजे का समय दिया, हम 10:30 बजे उनके घर गए। इतनी रात को ये क्यों मिल रहा है, क्यों व्याकुल है? तो पता चला वो विवेकानंद केंद्र से जब कॉलेज में पढ़ते थे, ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे, तब विवेकानंद केंद्र के स्वाध्याय का पाठ थे और सुरेश चंद्र शर्मा जी के साथ स्वाध्याय करते थे। इसलिए उनके मन में विवेकानंद केंद्र के प्रति लगन थी। और उनको जैसे पता चला विवेकानंद केंद्र जबलपुर में शुरू है, उन्होंने कहा मुझे भी जुड़ना है। उस दिन हम जो है हमारी चर्चा हो रही थी, मैंने कहा विवेकानंद केंद्र से आपने क्या सीखा? तो बोले मैंने ईमानदारी सीखी, इसलिए आज भी मेरी ऐसी ऐसी बातें होने लगी। फिर जो बजट दूसरे दिन प्रस्तुत होना था, उसको गुप्त दस्तावेज माना जाता है। उन्होंने बड़े विश्वास से दिखाया। बोले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप रात को जा रहे हो इसलिए। मैंने कहा क्यों दिखाना चाहते हैं? बोले नहीं देखिए आपको भी गर्व होगा। एक अधिकारी, मैंने देखा तो उस बजट के अंदर एक एक चैप्टर से पहले एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था। मैंने कहा ये कौन सा श्लोक है? बोले कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए श्लोक है, और इसका अमल हमने म्युनिसिपैलिटी के बजट में करने का प्रयास किया है। जो कर का चैप्टर था जिसके अंदर टैक्सेशन था, कर निर्धारण था, उस चैप्टर से पहले जो श्लोक लिखा था चाणक्य का, वो श्लोक था कि राजा को जनता से जब कर ले तब इस प्रकार से कर ले जैसे सूर्य वनस्पति से बाष्प लेता है, पता भी नहीं चलता। जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कर लो। अगला वाक्य देखो कितना सुंदर है, इसको कहते हैं धर्माधिष्ठित अर्थव्यवस्था। चाणक्य के उस श्लोक की दूसरी पंक्ति कहती है लेकिन जब वापस लौटाए राजा, मतलब सरकार जब उस कर को वापस जनता को दे, तब धुआंधार मूसलाधार बारिश की तरह बरसाए। लेते समय चुपके से बाष्प की तरह ले, देते समय बारिश की तरह दे। ऐसा भास्कर, ऐसा रवि राजा होना चाहिए। ये कर के लिए सिद्धांत उन्होंने उस प्रावधान में दिखाया, कैसे उन्होंने करने की कोशिश। आज की पद्धति में भी किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति कर सकता है, इतने लोग खड़े हो जाएंगे। ये तो व्यवस्था के अंदर की बातें बता। हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? हम अपने स्तर पे संकल्प कर सकते हैं। सबसे पहला संकल्प यह होना चाहिए कि अपने मन में यह अर्थ क्रांति का भाव जगाए, अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जगाए। और वो स्वाभिमान केवल नारों में नहीं, नारे तो खूब लगाए आपने, कई लोगों के गले बैठ गए। जहां जाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, नारे लगाते लगाते भूल जाते हैं। मनोज पांडे वीर है, अब आगे क्या बोलना भूल गया, वीर है, वीर है। कोई बात नहीं, नारे लगाना बुरा नहीं है, लगाओ नारे, लेकिन केवल नारे लगाने से काम चलेगा क्या? कर्म में आना पड़ेगा। धर्म तभी होगा जब नारा भारत माता की जय और काम में भारत माता को बेचो। ऐसा काम करो कि भारत माता को बेचो। आपको फॉर्म दिया था, उस फॉर्म में सूचना थी, उस सूचना में बिस्तर के बाद में बिस्तर भी लाइए, अपने गरम जितनी आवश्यकता आपको हो, बढ़िया कंबल वंबल लेके आइए, लिखा था। उसके बाद में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, उसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा था। जो फॉर्म भरता था वो कार्यकर्ता को पूछता था ये क्या भला है, हमको तो पता ही नहीं स्वदेशी क्या होता है। भैया कोलगेट तो स्वदेशी होगा ना, के देश है इथियोपिया, सोमालिया, रवांडा, इन देशों की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। आप लोग टीवी के ऊपर वो न्यूज वाले चैनल पे कभी अटकते हो कि नहीं अटकते हो? क्योंकि
टीवी देखते थोड़ी है, चैनल बदलते हैं। धारणा शक्ति नहीं ना, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती ना, वैसे धारणा शक्ति भी नहीं है। कोई विषय पर 5 मिनट नहीं सोच सकते, इसलिए मैं हंसाता हूं बीच बीच में हंसाने से अगली सीरियस बात ध्यान से सुनते हैं आप लोग। डीप फोकसिंग टेक्निक कहते हैं इसको। डीप फोकस कर लो, फिर वापस आ जाओ, सुनो बेटा मैं जो कह रहा हूं। हथौड़ा मार करके सुनाऊंगा, खोपड़ी में डालूंगा, इधर उधर मत भागना। क्यों? क्योंकि है ही नहीं धारणा शक्ति। 5 मिनट। ये मोबाइल क्यों जब्त किए पता है आपके? क्योंकि इस मोबाइल ने आपका सत्यानाश मार रखा है। आज सुबह सुरेश जी सोनी कह रहे थे अध्ययन करने वाले लोग चाहिए। उस दिन निवेदिता दीदी ने कल परसों रात को हमको वाचस्पति मिश्र की कथा बताई, भामती जिन्होंने लिखा था। इतने वर्षों तक अध्ययन करते करते, लेखन लिखते लिखते सब कुछ भूल गए। इसको कहते ब्रह्मचर्य। सब कुछ भूल गए, केवल सारी ऊर्जा एक काम में लगा दी। हम 5 मिनट एक काम में ऊर्जा नहीं लगा सकते, हमारा मन इधर उधर भागता है। इतना कमजोर हमारा मन हो गया। क्यों पता है? क्योंकि 5 मिनट में एसएमएस आता है, फिर मोबाइल आता है, फिर लेकर के घूमते हैं मोबाइल। मुझे बहुत दिनों तक पता नहीं था इसको मोबाइल क्यों कहते हैं। मुझे लगा चलते चलते बात होती है इसलिए मोबाइल कहते हैं। अब मुझे पता चल गया मोबाइल क्यों कहते हैं। इस